नमस्कार दोस्तों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एक बार बार आपने देखा होगा, एक फिल्म में डायलॉग है कि सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। बिल्कुल इजराइल ने ईरान को आधे घंटे के भीतर धुआं धुआं कर दिया है। इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए, उस वक्त उससे सिर्फ आधे घंटे पहले इजराइल ने ईरान पर इतना भीषण हमला किया है कि आधे घंटे में उसके मिलिट्री बेस, उसका एक नेवल बेस, उन सब को टारगेट किया गया है और नेवल बेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। इजराइल ने वो तो अक्सर ये धमकी देता ही रहा है कि गाज़ा जैसी हालत कर देगा, और उसने आज जो अपना ट्रेलर दिखाया है उससे तो इतना पक्का हो गया है कि ईरान के भीतर बहुत बड़ी तबाही मचाएगा इजराइल। अब इस पूरे मामले में आप देखिए तो भारत में भी लोग दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि ईरान के समर्थन में वो खड़े हैं, कोई कहता है कि इजराइल के समर्थन में वो खड़े हैं, कोई कहता है कि ईरान का जीतना ज़रूरी है, कोई कहता है इजराइल का जीतना ज़रूरी है। तो हम इस पूरे मामले में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के एंगल से किसका जीतना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों। तो दूसरी बात कि हम इस पर कोई भी अपना ओपिनियन थोपना नहीं चाहते हैं, आपको फैक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त ईरान के भीतर क्या स्थिति है, मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको ज्यादा अपडेट करेंगे। पंकज, क्या हालत है इस वक्त ईरान के भीतर? अनुपम, अब तक जो हमले हो रहे थे रात में हो रहे थे। ईरान भी रात में मिसाइल दागता था और इजराइल भी रात में बम बरसाता था। तो दोनों तरफ के लोग आश्वस्त हो गए थे कि अब जो होना है रात में होना है, दिन भर जाके हम देख सकते हैं। आज 4 बजे शाम की बात है, एक टूटी हुई बिल्डिंग जो बमबारी में ध्वस्त हुई थी, वहां देखने के लिए ईरान के लोग, तेहरान के लोग आसपास भीड़ लगाए थे। अचानक एक रोशनी दिखी और धमाका हुआ, और उसके बाद तो धमाकों की झड़ी लग गई। 52 लोग, जो अपुष्ट खबरें हैं 52 ईरानियन लोगों के मारे जाने की खबर है इन हमलों में। और ईरान को भी अंदाजा नहीं था ना कि 4 बजे दिन में ये हमला हो जाएगा। अब हुआ क्या है, देखिए, आज ही इजराइल ने फारसी में एक संदेश जारी किया था ईरान के लोगों के लिए। इजराइल के जो आर्मी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने फारसी यानी ईरानियन लैंग्वेज में ये कहा था कि जो भी ईरानी लोग हैं वो अपने पावर स्टेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, आयुध भंडार, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इन सब से दूर चले जाएं, और जब तक हम नहीं कहे वहां आए नहीं, क्योंकि कहर बरपने वाला है। और इसके बाद सही में कहर बरपा है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है, हालांकि कोई पुष्टि दोनों में से भी नहीं कर रहा है, ऑनगोइंग वॉर है, लेकिन जो खबरें आ रही है ईरानियन टेलीविजन के हिसाब से और इजरायली मीडिया के हिसाब से, ईरान का नेवल हेडक्वार्टर, नेवल बेस नहीं, नेवल हेडक्वार्टर पे जबरदस्त अटैक हुआ है। मैं सुधार लेता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले नेवल बेस बोल दिया था, वो नेवल हेडक्वार्टर था। नेवल हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है, उस बहुत बड़ा डैमेज उस पे पहुंचा है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, उसका जो इंटेलिजेंस विंग का, उस पे अटैक किया है इजराइल ने। उसकी बिल्डिंग का 1/4 हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया है। इसके अलावा ऊपर से तो बम बरस ही रहे हैं, नीचे से मोसाद का कोवर्ट ऑपरेशन जारी है। डे 1 में हमने देखा था कि मोसाद के एजेंट्स ने कैसे इनके एयर डिफेंस सिस्टम को फ्यूज कर दिया था, और जब फ्यूज होने के बाद इजराइल के विमान आए। और आज क्या किया है, तेहरान को पीने का पानी सप्लाई करने वाला जो पाइपलाइन है उसको डैमेज कर दिया, विस्फोट कर उड़ा दिया है। और थोड़ी देर पहले जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे पानी वाला, वो तेहरान की सड़कों पर पानी चारों तरफ फैला हुआ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये तेहरान की सड़कों की है, बिल्कुल। और जो सप्लाई लाइन है पानी का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा पहली बार अब तक जो भी हमले हो रहे थे न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स पे हो रहे थे, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पे हो रहे थे, अब पावर इंस्टॉलमेंट्स पे हमले शुरू किए हैं, जो जहां एनर्जी बनती है, यानी बिजली घर हो गया, उसका पेट्रोलियम के जो उनके जो सोर्सेज हैं उस पर अब हमले शुरू कर दिए हैं। आप याद रखिए कि ईरान के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसका पावर और एनर्जी सेक्टर। जो इसमें पेट्रोलियम, जो वो कच्चा तेल उत्पादन करते हैं, वो है सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद जो ग्रिड है उनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, उस पर भी अटैक किया है। आज ये परिवर्तन है।
तो आज के हमलों में तेहरान में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। अभी तो ईरान ने भी हालांकि अपनी ओर से जत्थे भेजे हैं मिसाइलों के, 50-50 मिसाइलों का वो करके एक बुफे बना बना के वो छोड़ रहा है। अब तक हमारे पास इजराइल से जानकारी नहीं मिल पाई है कि इजराइल को क्या नुकसान हुआ है। देर शाम तक जो इजराइल से जानकारी थी उसके अनुसार इजराइल के 11 लोग अब तक मारे गए हैं इस पूरे युद्ध में, और ईरान के पहले 70 लोग थे और आज 52 हैं। तो ये जोड़ के आप देख लीजिए। तो अभी तक जान का जो नुकसान है वो ये है। एक जो बड़ी भारी चर्चा है, अब देखिए कि ईरान में कुछ हो रहा है या इजराइल में कुछ हो रहा है, उस पर रिएक्शन देने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली हालत है। देखिए, भारत का हमेशा से इस बात का भारत पक्षधर रहा है कि शांति होनी चाहिए। मतलब बुद्ध जो संदेश देते थे, भारत वो संदेश दुनिया को देना चाहता है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग ईरान के फेवर में बोल रहे हैं, कुछ लोग इजराइल के फेवर में बोल रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इन चारों तस्वीरों को देखने के बाद और 4 दिन से जो हालात बने हैं उनको देखने के बाद भारत के लिए क्या सही रणनीति होगी? अनुपम, मैं एक पाकिस्तानी एनालिस्ट के नजरिए से चीजों को आसान कर देता हूं। वो पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ईरान पे हमला, ये न्यूक्लियर वहां जो एसेट्स हैं उसके कारण नहीं है, या फिर ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है इस वजह से नहीं है। ये हमला इसलिए है कि ईरान में इस्लामिक रेजिम को हटा के एक ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो अमेरिका और इजराइल के फेवरेबल गवर्नमेंट हो। कोशिश ये है, और आपने बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साइरस की बात की थी। साइरस वाली कहानी में 2-3 लाइन में बता देता हूं। 2500 साल पहले की बात है, और साइरस एक राजा हुआ करते थे जो कि आज जो मौजूदा समय का पर्शिया या ईरान है यहां पे, और उन्होंने 2500 साल पहले यहूदियों को आजाद करवाया था और बकायदा यरूशलेम में एक मस्जिद बनवाई थी, और जहां पे ये यहूदी जो हैं प्रेयर कर सकें। और वही ओल्ड जो मस्जिद है उसी का एक दीवार बचा है जिसपे आप देखते होंगे कि यहूदी सर टिका के प्रेयर करते हैं। उस मस्जिद तो खत्म हो गया, लेकिन एक दीवार बची हुई है, और वो दीवार साइरस ने बनवाई थी। वो ईरान के राजा थे। तो इजराइल का नैरेटिव यह है कि ईरान और इजराइल कभी दुश्मन रहे ही नहीं, पर्शिया और इजराइल कभी दुश्मन नहीं रहे। ये तो 1974 के बाद ये इस्लामिस्ट रेजिम आया जिसने यहूदियों को दुश्मन बताया, और उसके बाद ये दुश्मनी है। तो हमारी लड़ाई ईरान की जनता से नहीं है, हम सिर्फ ये इस्लामिक रेजिम को हटाना चाहते हैं। अब वो पाकिस्तानी एनालिस्ट कैसे समझाते हैं आप समझिए। वो कहते हैं एक तरफ भारत है हमारा दुश्मन, और दूसरी तरफ ईरान में एक ऐसी सरकार होगी जो कि ज़ियोनिस्ट को सिंपैथी रखेगी, यानी इजराइल को, यानी यहूदियों को। और तीसरी तरफ अफगानिस्तान होगा जहां तालिबान का शासन है जो कि हमारे लिए होस्टाइल है। तो पाकिस्तानी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो अभी तक तो सिर्फ भारत और तालिबान खतरा था। ईरान में जैसे ही तख्ता पलट हुआ कि इजराइल वहां आकर बैठेगा और अगला नंबर पाकिस्तान का है, और तीनों लोग मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, क्योंकि असली कांटा पाकिस्तान है। आखिरी वो इस्लामिस्ट रेजिम ऐसी है जो कि रेडिकलाइज है, जिसके बारे में कहा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले बेंजामिन नेतन्याहू का एक टीवी इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दुनिया में रेडिकल इस्लामिस्ट रेजिम को सिर्फ बदलना चाहते हैं और उनकी जगह पे प्रोग्रेसिव और मॉडर्न रेजिम को लाना चाहते हैं। तो ईरान पहला टारगेट था। इसके बाद पाकिस्तान एनालिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि रेडिकलाइज है इसलिए इसको सुधारेंगे। तो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए खतरा, अगर समझिए कि हम बलूचिस्तान को आजाद कराना चाहते हैं और एक ऐसा रेजिम हो ईरान में जो कि इजराइल का सपोर्ट करता हो और इंडिया का सपोर्ट करता हो, तो भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? और अब लोग इस बात से अंदाजा लगाएं कि भारत को क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि ईरान में चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आज से नहीं 500 सालों का इतिहास आप निकाल के देख लीजिए,
फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। अयतुल्ला खुमैनी जो 1974 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आए, उससे पहले भी भारत के साथ हमेशा से दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। ये आज नहीं है दोस्ताना रिश्ता कि खुमैनी को हम सपोर्ट कर दें क्योंकि वो दोस्ताना रिश्ता रखता है। ईरान में जो भी आएगा भारत के साथ अच्छा ही रिश्ता रखेगा। और ये लड़ाई भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बार बार कश्मीर के इशू पे या इस्लामिस्ट उम्मा के नाम पर इंडिया और हिंदुओं को टारगेट किया गया है। आप याद रखिए कि कुलभूषण जाधव ईरान से पकड़ा गया था। आप याद रखिए कि उसकी किडनैपिंग हुई थी, आईएसआई के एजेंटों ने उसे ईरान से पकड़कर पाकिस्तान लाया था। ईरान व्यापार के लिए हमारे साथ है, आइडियोलॉजिकली हमारे साथ कभी नहीं है। जिस दिन इस डिफरेंस को आप समझेंगे ना, वी वांट ओल्ड पर्सिया, जहां के लोग मॉडर्न हो और साइंस टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में सोचते हो, और जहां से हमारा कुलभूषण यादव किडनैप न हो। आपको पता है जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हाफिज सईद का भतीजा ईरान में था उस वक्त। ईरान खुलकर इसलिए भारत के खिलाफ नहीं बोलता क्योंकि उसको चाबहार पोर्ट चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको पैसे चाहिए, उसको इंडिया का मार्केट चाहिए। बदले में आइडियोलॉजिकली भारत को उसने कब सपोर्ट किया है? क्या कश्मीर इशू पे सपोर्ट किया है? नहीं। और ये इस बात से मत घबराइए कि अयतुल्ला खुमैनी की सरकार चली जाएगी तो भारत का कुछ नुकसान हो जाएगा। भारत के लिए बेहतर होगा अगर इजराइल की फ्रेंडली सरकार अगर ईरान में आके बैठ गई तो, और वो सरकार मतलब इजराइल और भारत पाकिस्तान के आसपास हो तो पाकिस्तान के लिए खतरा है, भारत के लिए नहीं है। ये अभी हमें नूर खान बेस इतना दूर जाके अटैक करना पड़ता है, वो थोड़ा नजदीक पड़ेगा ईरान से। तो कुल मिलाकर इतना तो साफ देखिए, अभी क्या है, कुछ लोग ईरान और इजराइल की लड़ाई को हिंदू मुसलमान, हालांकि इजराइल तो यहूदी देश है और ईरान एक इस्लामिक देश है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ज़बरदस्ती हिंदू और मुसलमान वाले एंगल में जोड़ दिया है और इसी बात पर कमेंट करके वो मजे भी ले रहे हैं। अब चूंकि आपने देखा होगा कि आजकल नरेंद्र मोदी की नज़दीकी इजराइल के साथ, नेतन्याहू के साथ ज़्यादा है, तो इस पर सीधा मतलब देखिए उनको क्या है कि मोदी को नीचा दिखा दो, इसके लिए उन्हें जो करना पड़ रहा है, जो कहना पड़ रहा है, वो उस लेवल तक जा सकते हैं। अनुपम, आपने हिंदू मुसलमान की बात की ना, ईरान के साथ आज कौन कौन देश है समर्थन में खड़ा? नॉर्थ कोरिया, क्या वो मुस्लिम देश है? नहीं। रशिया, क्या वो मुस्लिम देश है? नहीं। चाइना, क्या वो मुस्लिम देश है? नहीं। और अमेरिका इजराइल के साथ कौन खड़ा है? सऊदी अरब, क्या वो सुन्नी मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा है या नहीं? हां। कतर, हां। बहरीन मुस्लिम देश है। इराक है। अब बताइए, ये लड़ाई मुसलमान और गैर मुस्लिमों की है। ईरान के साथ तानाशाह और कम्युनिस्ट देश खड़े हैं और अमेरिका इजराइल के साथ सुन्नी मुस्लिम देश खड़े हैं। अपने देश के बेवकूफों को यह समझा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने फैक्ट के नज़रिए से समझ ली होगी। अब आपको किसकी तरफ रहना है? देखिए क्या है, भारत कभी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करता है। भारत की पॉलिसी यही रही है कि ईरान भी उसका दोस्त है और इजराइल भी उसका दोस्त है। अब ये दोनों देशों को अपनी अलग अलग पॉलिसी जो दोनों देशों ने बनाई है हाल के कुछ सालों में, उसके कुछ एग्जाम्पल पंकज जी ने आपको बताए हैं। अब उसमें ये आपको डिसाइड करना है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन हो सकता है, हमारा सच्चा मित्र कौन हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिएगा आप किसकी तरफ हैं, इजराइल की तरफ या ईरान की तरफ। मेरा ये ओपिनियन है कि मैं तो किसी की तरफ नहीं हूँ, जैसे आज भारत ने किसी की तरफ वोट नहीं किया। खैर, हम आपको यहीं तक छोड़े जाते हैं। आपका जो भी कमेंट है वो हमें बताते चलिएगा। नमस्कार।